मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो कुछ पाने की सच्चे दिल से, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हम क्लास 11th का अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि साइटोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी क्लियर कर लिया हुआ था सबसे पहले ही। उसका जब हम इस चैप्टर में आए हुए थे तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए देखिए, जब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल होता क्या है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आज अगेन फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, यू मीन्स मैंने बताया हुआ था कि यू मीन्स ट्रू। ठीक है, और ट्रू का मतलब हम यहां पे क्या याद रखेंगे? वेल डेवलप्ड। ट्रू का मतलब वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक जो कि बना है एक वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है कैरियोन, और इस कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और सेल का मतलब तो सेल यानी कि कोशिका। ठीक, तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल हुआ क्या? वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस फुल्ली वेल डेवलप्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा, द सेल in which nucleus is well developed is known as eukaryotic cell। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, और क्योंकि देखिए, जब न्यूक्लियस मैंने बताया भी हुआ था, न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस एक समझिए एक सेंट्रल चीज है, सबसे मेन चीज है। वो क्या करता है? पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कह सकते हैं घर का मुखिया है वो। जब घर का मुखिया ही सही होता है तो घर के नो डाउट घर के सदस्य को भी वो टाइट करके रखता है, तो वो भी सही होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस यदि वेल डेवलप्ड है तो उनके अदर मेम्ब्रेन भी वेल डेवलप्ड होंगे। और यहाँ पे वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो लिख सकते हैं द सेल इन विच न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल इज membrane bounded, known as यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, देयर जेनेटिक मटेरियल is found in क्रोमोसोम। आगे पढ़ाऊंगा, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे, जैसे कि डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ये सब वहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसको आगे पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल ये भी पहले भी बता चुका हूं, एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या 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 डिफरेंसेस होते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, उसमें क्या कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं था, तो उसमें बहुत कम चीजें थी, तो हमने उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसको हमने 4-5 लेक्चर में इसको मैंने डिवाइड कर दिया हुआ है, जिसमें हम सभी में अलग अलग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। बहुत सी चीजें होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल वॉल हो गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया,
न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड इटीसी, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखिए ये चीज याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एनी सेल, सेल membrane is present in cell membrane oblique plasma membrane is present in every organism। यदि वो ऑर्गेनिज्म है, सेल है, तो उसके पास वो सेल मेम्ब्रेन होगा ही। जैसे कि मैंने बताया हुआ था, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके तीन लेयर होते हैं। जैसे कि एक मैंने बताया हुआ था, सबसे अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, बीच वाला सेल वॉल, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके बाद जब हम यूकैरियोट पे आते हैं तो यूकैरियोट में प्लांट वाले में 2 लेयर होता है, अंदर में सेल मेम्ब्रेन, बाहर में सेल वॉल, लेकिन एनिमल वाले में सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों में कॉमन क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि सभी में कॉमन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होता ही होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो एक मॉडल के रूप में दिया गया था, जो कि दिए हुए थे सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको दिए हुए थे 1972 ईस्वी में। ठीक है, केमिकली स्टडीड ऑन आरबीसी, उन्होंने क्या किया था, आरबीसी पे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। अब देखिए आरबीसी पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए हुए थे, याद रखिएगा, आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जब उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो अच्छे ढंग से स्टडी कर पाएंगे। जैसे होता है ना, मान लीजिए घर की साफ सफाई करनी हो, ठीक है, अब घर में साफ सफाई करनी होगी तो क्या होगी, जितना कम सामान होगा उतना जल्दी से साफ हो जाएगा और अच्छे से साफ हो जाएगा, जितना ज्यादा सामान होगा उतना अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा या फिर उसमें टाइम लगेगा। सेम वैसे ही उनके आरबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लैक्स न्यूक्लियस, इसलिए क्या किए हुए थे, इसी को सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो जब वो आरबीसी पे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे तो उन्होंने देखा दैट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पहले ही बता दिया हुआ हूं, सेमी परमिएबल होता है, जो कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, ये अभी बताया, सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, जहां पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा मतलब वो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक, जिसमें एक आपको दिख रहा होगा हेड वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो दिख रहा है हेड वाला पोर्शन। अब जो हेड होता है, हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। अब देखिए फिलिक का मतलब क्या होता है, एक होता है फोबिया, फोबिया बोलते हैं इसको, इस चीज का फोबिया है, मतलब इसको इस चीज का डर है, और फिलिक मतलब लविंग, लव। तो जो हेड है उसको वाटर पसंद है, लेकिन जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक, उसको वाटर पसंद नहीं है। ठीक, तो वो बताए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं। जैसे देखिए ये है आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि अलग हो सकता है इन लिपिड्स के द्वारा, ये अलग हो जाता है, लेकिन
ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये प्रोटीन चेन के द्वारा एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, जो कि अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट का लेयर। अब देखिए इसको हम लाइंस के थ्रू और बेटर ढंग से समझ लेंगे। देखिए याद रखिएगा, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड का जो लेयर होता है वो अलग अलग सेल में वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे किस चीज पे किए हुए थे, आरबीसी पे, तो आरबीसी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आरबीसी में जो मेम्ब्रेन था उसमें वो बना हुआ था 52% प्रोटीन से एंड 40% लिपिड से। इसको VBI मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड इन्वॉल्व्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड का जो बाइलेयर होता है उसी में जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड के आसपास मूवमेंट करते रहते हैं, यही उसमें बताया गया था। अभी मैंने बताया दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक या फिर उसी को पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब ही क्या होता है, ऊपर में, ठीक है, सरफेस पे। तो देखिए, लूजली अरेंज्ड इन बोथ द सरफेस ऑफ लिपिड एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड। ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है लूजली, वो अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे है, लूजली अरेंज है, टाइटली अरेंज नहीं है। ठीक है, और इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। उनका जो मॉलिक्यूल है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर में एकदम घुसा हुआ है एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शंस क्या होता है, बताया ही कि वो क्या क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या करेगा, सेलेक्टिव चीजों को आने देगा और जिस चीज को वो अलाउ नहीं करेगा उसको नहीं आने देगा। यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू फ्लूइड नेचर, क्योंकि इसका नेचर जो होता है फ्लूइड, इसमें बहुत मात्रा में फ्लूइड ही भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इन सब प्रोसेस में भी ये मदद करता है। ठीक, अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए एक सेल है तो उसका सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है, किसके किसके बीच में, बाहरी वातावरण और अदर ऑर्गन। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं और ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके और इसके बीच में है ना, तो ये क्या है, एक फिजिकल बैरियर है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच का। ठीक है, क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं, अब हम जानते हैं, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं शुरू से। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होते हैं प्रॉपर वेल डेवलप्ड होते हैं, और जब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होंगे तो उनके अदर ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी डेवलप्ड होंगे, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हो गया प्लांट सेल, हो गया एनिमल सेल, हो गया। उसके बाद जब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड, etc। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था वो था हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सभी चीजों को अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करता है।
जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब पता लगाने की साइंटिस्ट लोग सोचे, तो वो लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता लगाते हैं कि इसकी रियलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ नया किसी को दिखता है जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया है, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं ना, पता लगाने की कोशिश करते हैं ना। सेम वैसे ही जब साइंटिस्ट लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में मतलब थोड़ा बहुत हिंट लगा, तो वो सोचे कि क्यों ना इसकी डिटेल स्टडी की जाए। तो जब वो उसके बारे में पता लगाने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा, तो उनमें से कुछ दो साइंटिस्ट जो थे, सिंगर एंड निकोलसन, वो मिल करके एक मॉडल दिए और वो बोले कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो ऐसा ही होता है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था आरबीसी पे, क्यों? क्योंकि आरबीसी में भीड़ भाड़ कम होता है। क्यों भीड़ भाड़ कम होता है? क्योंकि उनके पास मेन न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पता लगा पाएंगे। देखिए, एक तो है एनिमल सेल, ठीक है, ह्यूमन आरबीसी पे, तो एक तो है एनिमल वाला, तो सेल वॉल वैसे ही नहीं होगा। अब सेल वॉल वैसे ही नहीं होगा, अंदर में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है। तो भीड़भाड़ अंदर में कम है, तो वो आसानी से इसके बारे में पता लगा पाएंगे। तो उन्होंने आरबीसी को चूज किया और वो बोले कि जो इसका जो मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो अपने अंदर ऑब्वियसली कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही आने देगा। अब मैंने ये भी बता ही दिया पहले ही कि सेल मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सभी में होगा। जिसमें ये नहीं है, मतलब वो सिंपल सी बात है, वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे यदि सबसे इजी चीज पूछा तो वो ये पूछेगा कि कौन दिए हुए थे, तो सिंगर एंड निकोलसन। कब? 1972, ठीक है। ये बोले कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। दिख रहा होगा, जो बाहर में जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो अंदर में प्रोटीन है इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन प्रोटीन चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ये सेपरेट नहीं हो सकता है। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो लूजली अरेंज्ड होता है, तो वो सेपरेट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जो ये फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है, ये जो फॉस्फोलिपिड का जो लेयर आप दिख रहे हो, ये ऊपर वाला क्या है? हेड। ये वाला क्या है? टेल। ये क्या है? हेड। और ये क्या है? टेल। तो उसका जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक। देखिए, एक होता है फिलिया, एक होता है फोबिया। फिलिया मीन्स लव, यानी कि वो उसको पसंद है, लेकिन फोबिया मीन्स डर, यानी कि वो उसको पसंद नहीं है। और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो याद रखिएगा, उसका जो हेड वाला पार्ट है उसको वाटर पसंद है, लेकिन जो टेल वाला पार्ट है उसको वाटर पसंद नहीं है। तो क्या कह रहा है इस मॉडल में? इस मॉडल में सिंपली कह रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो लिपिड बाइलेयर वाले स्ट्रक्चर में लिपिड के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी की यदि बात करें, क्योंकि उन्होंने इस पे ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, तो ह्यूमन आरबीसी में जो प्रोटीन और लिपिड की मात्रा होती है, प्रोटीन 52% होता है और लिपिड 40% होता है, ठीक। उसके बाद प्रोटीन्स, जब इसमें हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसका मतलब होता है इंटीग्रल। देखिए, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बाहर चला गया, तो एक्स मतलब बाहर, तो जो बाहर में प्रेजेंट था, दिखवा भी दिया हूं मैंने, तो वो पेरिफेरल प्रोटीन था। इन मतलब अंदर, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन था, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साथ ही साथ
क्योंकि इसका जो नेचर है, इसका फ्लूइडिक नेचर होता है, इसीलिए ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इन सब में भी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ये एक फिजिकल बैरियर के रूप में भी वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल है, बाहर में है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण, तो ये क्या है, एक भौतिक एक बैरियर है ना, जो इन दोनों के बीच में एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था उसका फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, देखिए ट्रांसपोर्ट जो मैंने बताया कि सेल के अंदर, क्योंकि ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इस सेमी परमिएबल में जो ट्रांसपोर्ट होगा ना मॉलिक्यूल का, तो उस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब देखिए पैसिव का मतलब क्या होता है और एक्टिव का मतलब क्या होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और हम किस चीज के रूप में ऊर्जा करते हैं, एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम ही है एक्टिव। मान लो मैं बैठा हुआ एकदम नॉर्मली ऐसे हूं, सडनली मैं क्या हुआ, एक्टिव हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या, मैं एनर्जेटिक हो गया। और अब जब ऑब्वियसली उसका उल्टा है ये, तो इसमें क्या होता है, पैसिव वाले में does not requires एनर्जी। ठीक है, अब इसमें पैसिव वाला होगा कैसे, तो ये देखिए पैसिव वाला जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, ऑस्मोसिस और दूसरा होता है डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है और डिफ्यूजन में क्या होता है, ये चीज जान लीजिए। ठीक है, जो ऑस्मोसिस की जब हम बात करेंगे तो दोनों में ही क्या होगा, एक चीज दोनों में ही कॉमन होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जो इसमें लिक्विड का जो फ्लो होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में क्या होगा, इधर से हम पानी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो या फिर इधर मान लीजिए ज्यादा किसी चीज का कंसंट्रेशन है, तो वो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, इधर की ओर आएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर, जब तक वो इक्वल ना हो जाए। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और याद रखिएगा ऑस्मोसिस वाले में क्या होता है, इसमें एक लेयर भी होता है बीच में, जिसको एक अलग एक जो ये जो इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ये ऑस्मोसिस में। ठीक है, वहीं यदि डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें यहां से कोई चीज मान लीजिए कि इधर का कंसंट्रेशन हाई है और इधर का लो है, तो यहां से भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, तो यही था हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, अब बात करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल देखिए, ये क्या होता है, ऑब्वियसली एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, तो अब सेल के बीच में जो दिख रहा होगा, जो स्पेस बचता है, इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है, और जो दो सेल को आपस में जो ज्वाइंट करता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखिएगा, ये जो सबसे पहला वाला वॉल दिख रहा है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल।
उसके अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पे लिख लीजिए सेल वॉल ऑफ एल्गी। जो सेल वॉल होता है एल्गी का, उस एल्गी में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है वो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एक तो होता है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, प्लस दूसरा गैलेक्टेंस, प्लस मन्नास, प्लस मिनरल्स, ठीक है। ये हो गया आपको एल्गी का कंपोजिशन, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा प्लांट का कंपोजिशन भी याद रखिएगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज प्लस पेक्टीन्स एंड प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और देखिए ये कभी कभार जो क्वेश्चन आता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ, एल्गी में भी सेल्यूलोज, ठीक है, प्लांट में भी सेल्यूलोज। याद कीजिए मैंने बताया होगा फंगी में काइटिन, फंगी में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए, जैसे सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल जिसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो उसका प्राइमरी वॉल होता है सेल वॉल का, वो कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए। इट gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed towards inner side, ठीक है। जो यंग प्लांट जो होता है, यानी कि न्यूली प्लांट जो होता है, उसमें जो प्राइमरी वॉल था वो कैपेबल होता है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है वो क्या करता है, जो उसके वो अपने वो अंदर की साइड में सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, द मिडिल lamella is a layer
The middle lamella is a layer containing calcium pectate, which gives the neighboring cells together. ठीक है, together cell wall and middle lamella may be transverse by plasmodesmata. ठीक है, plasmodesmata. It connects the cytoplasm of neighboring cells. ठीक है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन है AIPMT 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि ये क्लियरली बोलता है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो साइटोप्लाज्म को उसके नेबरिंग सेल्स के यानी कि उसके आसपास वाले सेल से उसको कनेक्ट करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सेल वॉल का फंक्शन देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। पहला, इट गिव्स शेप टू द सेल, यानी कि वो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इट acts as barrier to undesirable macromolecules। ठीक है, यानी कि क्या करता है, एक तो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, साथ ही ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करवाता है यानी कि मिलाता है। उसके बाद जो एक बैरियर है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होता है ना, जो उसको पसंद नहीं कि वो अंदर में आए, तो उसको वो क्या करता है, आने की परमिशन नहीं देता है और उसको वहीं पे रोक देता है। उसके लिए एक बाधा बन जाता है, बैरियर बन जाता है, उसी का नाम है सेल वॉल। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग कभी लाइटिंग का इशू हो जाता है, बट डोंट वरी, डेफिनेटली हम आगे कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे और बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें लाए। 3D एनिमेशन के द्वारा भी दिखाएंगे जैसे ही कोई चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, या फिर आगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस फिनिश होता चलेगा उस चीज़ से रिलेटेड हम उसका 3D एनिमेशन भी दिखा देंगे, जिससे कि आपका वो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, अब से हो सकता है नेक्स्ट मंथ से क्या करेंगे कि जैसे चैप्टर खत्म होगा, सैटरडे और संडे 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं,
ये हम पढ़ रहे हैं मेनली नीट के लिए और सीयूईटी के लिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड आपको भी पता है बोर्ड पास करना कितना इजी होता है, वैसे भी 11th में तो कोई बोर्ड होता नहीं, बट मेन जो आपका एग्जाम है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड निकाल के तो आप चलो एक एलिजिबल, बोर्ड निकालने के बाद आप सिर्फ एक एलिजिबल होगे किसी एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आप कहीं से अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करोगे, अपना प्रोफेशनल डिग्री के लिए आगे बढ़ोगे, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, ठीक है। आगे सभी को पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, कल हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू सो मच।